ये सरकार भी बोली कि 1932 के आधार पर, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे, ये सरकार भी नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं पैसे और पूंजी की राजनीति इस राज्य के भीतर रही है। कई इस राज्य के नेता भ्रष्टाचार में आज भी जेल में बंद हैं। लेकिन अस्थायी तौर पर आम जनता के मन में ये सवाल, ये जो हमारी विचारधारा है वो कैसे बैठ जाए, बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं इंटैक्ट रूप से, इसको लेकर एक चुनौती है। हम लोग उन सभी लोगों के खिलाफ हैं जिन लोगों ने झारखंड को लूटा है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे अभी की सरकार हो। पहला सवाल तो ये कि सिर्फ हम लोग किसी एक दल के खिलाफ नहीं राजनीति कर रहे हैं। अभी की सरकार ने भी नौकरी के नाम पर ठुका, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, इसमें भी ठगा, और किसी के पक्ष में है या विपक्ष में है ये बात नहीं है। तो ये लड़ाई उन सभी ताकतों के खिलाफ है जो झारखंड को लूटने का काम करते हैं। नमस्कार, 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको बता दूं अभी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। नाम इनका संजय मेहता है, हजारीबाग से बिलोंग करते हैं और JBKSS के प्रमुख नेताओं में अब इनकी गिनती होती है। आज हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जिनका ये जवाब देंगे। पहले तो 22 स्कोप में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत जोहार आपको भी। JBKSS का भविष्य, जहाँ भी जयराम दिखते हैं आप दिख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, JBKSS का जो भविष्य है झारखंड में बहुत उज्जवल है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 दशक के झारखंड के सियासी सफ़र में अगर आप जब गौर करेंगे तो झारखंडी आइडियोलॉजी की बात हो, झारखंडी इमोशन की बात हो, झारखंड को लेकर पॉलिसी की बात हो, और झारखंड में चाहे स्थानीय नीति की बात हो या नियोजन नीति की बात हो, या अगर पूरा ओवरऑल आप देखते हैं चाहे वो झारखंडी भावनाओं की बात हो, ये बात आपको समझ में आएगी कि जिस तरीके से इस संगठन ने पूरे झारखंड के भीतर 3.25 करोड़ की आबादी में एक नई राजनीतिक चेतना जागृत की है, वो अपने आप में एकदम अतुल्य है। और इसकी परिकल्पना हम लोगों ने भी नहीं की थी। लेकिन होता है ना कि जब आप किसी संघर्ष के रास्ते में बहुत समर्पित भाव से आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है, और यही हम लोगों के साथ हुआ है। और बहुत ही हम लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत संघर्ष है, इसके बावजूद भी हम लोग लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ संघर्ष दिखाई देता है इस रास्ते में आपको? देखिए, संघर्ष ये है कि पहली बात कि झारखंड की राजनीति हो या भारतीय राजनीति हो, पैसे और पूंजी की एक परिपाटी है। और जब मनी पावर और मसल्स पावर की पॉलिटिक्स आपके सामने हो और ऐसे लोगों से चुनौती आपका सामना होता हो, जो लोग इस राज्य के भीतर, आपने गौर किया होगा कि जब इस राज्य के भीतर राजनीति का अस्थिरता रही बहुत लंबे समय तक, कई नेताओं को जेल जाना पड़ा, कई अभी ED के रडार पर हैं, कई CBI के जांच के दायरे में हैं, कई इनकम टैक्स के जांच के दायरे में हैं, कई इस राज्य के नेता भ्रष्टाचार में आज भी जेल में बंद हैं। तो एक ऐसे राज्य में जहां पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, लोग जेल गए, सलाखों के पीछे गए, इस राज्य को जिन लोगों ने लूटा, खनन के नाम पर, कोयला के नाम पर, आयरन ओर के नाम पर, तो कहीं ना कहीं पैसे और पूंजी की राजनीति इस राज्य के भीतर रही है। और हम लोग लगातार विचारों की राजनीति की बात कर रहे हैं। ऐसे में मुश्किल हम लोगों के लिए ये है कि जो हम लोग विचारों की राजनीति की बात कर रहे हैं, इन विचारों को अस्थायी तौर पर कैसे जनता के चेतना में हम लोग बिठा पाएंगे। ठीक है, जब तक सभा कर रहे हैं, जनता हमारी बातों को सुन रही है, लेकिन अस्थायी तौर पर आम जनता के मन में ये सवाल, ये जो हमारी विचारधारा है वो कैसे बैठ जाए, बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं इंटैक्ट रूप से, इसको लेकर एक चुनौती है कि हम लोग जो कन्विंस कर रहे हैं उसका असर कितने देर तक है। क्योंकि बाद में दूसरे लोग इन्फ्लुएंस करने आ जाते हैं पैसे से, अलग अलग माध्यम से, तो उससे हम लोगों को टकराना पड़ रहा है, ये चुनौती है। आइडियोलॉजी की बात की आपने, एक सवाल होगा मेरा। अभी जयराम और JBKSS की जितनी भी राजनीति थी और जितने भी आंदोलन थे सरकार के खिलाफ था। देखा गया जब भी जो भी आंदोलन हुआ सरकार के खिलाफ हुआ, उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ इनका आंदोलन गया। अभी डुमरी में उपचुनाव हुए, JBKSS ने फैसला लिया कि वहाँ पे कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज सामने नहीं आ रहा है कि किसी न किसी भी रूप में JBKSS ने वहाँ पे बेबी देवी का समर्थन कर दिया है? इसमें मैं पूरी तरीके से, स्पष्ट तरीके से आपको जवाब देना चाहता हूँ। पहला सवाल तो ये कि सिर्फ हम लोग किसी एक दल के खिलाफ नहीं राजनीति कर रहे हैं, और किसी के पक्ष में है या विपक्ष में है ये बात नहीं। हम लोग उन सभी लोगों के खिलाफ हैं जिन लोगों ने झारखंड को लूटा है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे अभी की सरकार हो। अभी की सरकार ने भी नौकरी के नाम पर ठुका, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, इसमें भी ठगा। पिछली की सरकार पर भी आप गौर करेंगे तो आपने देखा मोमेंटम झारखंड के नाम पर राज्य को लूटा गया। पिछली सरकार में भी 1985 के स्थानीय नीति को परिभाषित कर दिया गया। ये सरकार भी बोली कि 1932 के आधार पर, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे, ये सरकार भी नहीं कर पाई। तो ये लड़ाई उन सभी ताकतों के खिलाफ है जो झारखंड को लूटने का काम करते हैं। दूसरी बात कि हम लोगों ने प्रत्याशी क्यों नहीं दिया।
हम लोगों का मिशन बहुत बड़ा है, हम लोग एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों के जहन में ये बात है कि झारखंडी जनमानस में अगर जनजागृति पैदा करना है, उनकी राजनीतिक चेतना को जगाना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि झारखंड में हम लोग जो अभियान अपना चला रहे हैं, बदलाव संकल्प सभा कर रहे हैं, जनता के बीच जाके सभाएं कर रहे हैं, उससे हमारा ध्यान अभी ना भंग हो। दूसरी बात कि अगर झारखंड के भीतर कहीं पर बाई इलेक्शन हो रहा है, हम लोग वहाँ पर कैंडिडेट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल अभी नए नए हैं, और ऐसे में जब हम लोग बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े लक्ष्य के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो एनर्जी है वो इस तरफ शिफ्ट ना हो। इस कारण से हम लोगों ने अपना पूरा फोकस अपना बदलाव संकल्प सभा में, सभाओं में, जनता को जागरूक करने में, इन सारे अभियान में लगाया है। एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब तक सभा हम लोगों की चल रही होती है तो लोगों को लगता है कि कल ही ये सभा अनाउंस भी होगी और एक दिन में तैयारी कर ली। ऐसा नहीं है, एक सभा से पहले 1 महीने की तैयारी होती है, और अभी से नवंबर तक की सभा की तारीखें जो है एक तरीके से दिन ब दिन तय है। तो ऐसे में आपको ये गौर करना होगा कि जब अगर कोई साथी 1 महीने पहले हम लोगों से सभा के लिए उन लोगों ने कहा है कि आपको यहाँ पर आना है, पूरी टीम को पहुँचना है, तो ऐसे में जब हम लोग अपना फोकस शिफ्ट कर देंगे किसी और की तरफ, तो वो हमारा जो मूल मकसद है उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने प्रत्याशी नहीं दिया, और आज भी हम लोग उन सभी नीतियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो झारखंडी जनमानस के हित में है। और जिन लोगों ने भी झारखंड को लूटा है उनके खिलाफ़ ये लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ़, ये किसी दल के खिलाफ़ नहीं है, ये उन सभी लोगों के खिलाफ़ है जिन लोगों ने झारखंड को लूटा है। कहीं ना कहीं जो लोग जयराम के साथ दिखते थे, इस डुमरी उपचुनाव में उन्होंने बेबी देवी का समर्थन करते हुए देखा गया। करण महतो हो गए, और भी कई ऐसे लोग थे जो दिखे। कैसे देखते हैं इसे? कहीं ना कहीं जो आंदोलन आप लोगों ने जेएमएम और हेमंत सोरेन के खिलाफ किया था, वो कहीं ना कहीं अलग होता हुआ दिखा इस डुमरी बाई इलेक्शन में। नहीं, मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि उनका अपना एक संगठन है, जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, और वो अपने अलग तरीके से व्यक्तिगत तौर पर किसको समर्थन देते हैं ये उनका निजी निर्णय हो सकता है। लेकिन हम लोगों के संगठन का नाम है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, JBKSS। इस संगठन का कोई भी व्यक्ति आधिकारिक तौर पर ये बात नहीं कहा है कि हम सरकार के किसी भी लोगों को समर्थन दे रहे हैं या चुनाव में समर्थन दे रहे हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति समर्थन देता है उसकी जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर नहीं है। इसलिए हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि हम लोगों की जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई इसलिए है कि झारखंड में झारखंडी जनमानस को उनका हक अधिकार दिलाया जा सके। और साफ तौर पर फिर से एक बात दोहराना चाहते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल, किसी एक विचारधारा के प्रति ये लड़ाई नहीं है। ये उन सभी ताकतों के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई है, एक सामूहिक संघर्ष है। जिन लोगों ने भी झारखंड को लूटने का काम किया है, झारखंड के संसाधनों को लूटने का काम किया है, जिन लोगों ने झारखंड में नियुक्ति की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं होने दिया, जिन लोगों ने नियुक्ति की प्रक्रिया को लटकाया, जिन लोगों ने नियोजन नीति नहीं बनाई, जिन लोगों ने स्थानीय नीति नहीं बनाई, और जिन लोगों ने यहाँ की नौकरियों में यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता नहीं दी है, ये उन लोगों के खिलाफ एक लड़ाई है। क्या लगता है, जयराम के साथ हर एक सभा में आप रहते हैं, भीड़ बहुत आती है, भीड़ तो बिन बुलाए बहुत भीड़ पहुंच रही है उनकी सभाओं में, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं। पहले से भी आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये भीड़ जो है वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? देखिए, अगर कोई जनता आपसे किसी विचारधारा के एक मुद्दे पर और किसी झारखंड के ऐसे मसले पर जो बहुत लंबे समय से राजनीतिक तौर पर इस झारखंड के भीतर नीतिगत मसले पर वो फंसा पड़ा हो, हम लोगों ने लगातार ये कहा कि स्थानीय नीति बात, नियोजन नीति की बात, इसी पर हम लोगों का आंदोलन केंद्रित रहा है। अब इस बात को समझिए, आम तौर पर जब सभाओं में भीड़ उमड़ती है दूसरे राजनीतिक दलों की, अभी आप देख रहे होंगे कि कई लोग संकल्प यात्रा वगैरह भी कर रहे हैं, उन सभाओं की भीड़ को आप देखिए, पैसे से बुलाई गई भीड़ है। लेकिन हम लोगों की सभाओं की ये ताकत है कि लोग खुद का पेट्रोल खर्च करके, खुद का खाना खा करके सभाओं में पहुँच रहे हैं। तो अगर कोई एक आम जनमानस आपके लिए इतना समर्पित भाव से आपकी सभा में पहुँच रहा है, तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त में जब उन लोगों को ये बारी आएगी कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, आप कह रहे हैं कि वो वोट बैंक कितना तब्दील होगा, मैं बहुत श्योर हूँ, और पूरे हमारे साथी, पूरे झारखंड के लोग, JBKSS के सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत हैं कि आने वाले वक्त में चुनावी राजनीति में जब हम लोग कदम रखेंगे तो ये जो भीड़ आज दिखाई पड़ रही है वो भीड़ वोट में भी तब्दील होगी और जनता अपना आशीर्वाद हम लोगों को देगी। हज़ारीबाग में आपकी राजनीति सक्रिय रही है, पहले भी आप यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़े थे। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी और JBKSS की आइडियोलॉजी में कितना अंतर है? देखिए, JBKSS तो झारखंडी विचारधारा, झारखंडी मानसिकता, झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिलाना, यहाँ के ज़मीनों को जो लूटा गया है। ये सवाल इसलिए किया कि कहीं ना कहीं दोनों ही
जो पार्टियां हैं वो आंदोलन सुलझी है। आप पहले जिस पार्टी में थे वो भी आंदोलन सुलझी पार्टी थी, ये भी अब आंदोलन सुलझी पार्टी है। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि अगर भारतीय राजनीति में अगर कुछ हक अधिकार हासिल करना है, जनता के मुद्दों पर आपको लड़ाई लड़नी है, तो एक आंदोलन तो करना ही होता है। और आंदोलन के रास्ते से चलकर जब आप इस तरह की चुनावी राजनीति में कदम रखते हैं तो एक बहुत मुश्किल बड़ा भरा सफ़र होता है। लेकिन हम लोग इस बात को लेकर के भी आश्वस्त हैं कि जब हम लोग ये बात कह रहे हैं कि झारखंड में जो ज़मीनों की लूट हुई है, झारखंड में जो नौकरियों में लूट हुई है, झारखंड में जो नीतिगत तौर पर खामियां हैं, उसको लेकर अगर हमारी लड़ाई है और जनता इतना बेजोड़ साथ दे रही है, तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि जनता का अगर साथ मिल रहा है तो हम लोग सफलता का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपका दूसरा सवाल है कि कितना अंतर है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है और वो पार्टी का केंद्र दिल्ली रहा है और हम लोगों का केंद्र जो है सो झारखंड रहा है। और हम लोग लगातार झारखंडियत की बात कर रहे हैं, झारखंड में ज़मीन बचाने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा आप गौर करेंगे कि जो झारखंडी विचारधारा की बात है, वो अगर झारखंड में आप देखेंगे तो झारखंडी नामधारी पार्टियां ही इस तरह की बातचीत करती हैं। और चूँकि हालांकि जो झारखंड में झारखंडी नामधारी पार्टियां रही है, उन लोगों ने भी झारखंड के नाम का ज़रूर इस्तेमाल किया, लेकिन झारखंडी हक अधिकारों के लिए कोई एक मजबूत फैसला नहीं ले पाए। इसलिए हम लोग लगातार झारखंडी विचारधारा को प्राथमिकता में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सभी पार्टियों का अपना अपना एजेंडा होता है, अपना अपना विचारधारा होता है, सभी पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं और सबकी विचारधारा कहीं ना कहीं एक इसी सोच के साथ शुरू होती है कि एक समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। तो हम लोग भी लगातार झारखंड में इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल एक बात पर अंतिम तौर पर ये कहना चाहूँगा कि ये जो जेबी केसेस की लड़ाई है, ये 2 और 5 दिन की लड़ाई नहीं है, चुनावी राजनीति में लड़ लेने भर की लड़ाई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है और चुनावी राजनीति में आ जाने भर से ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ये संघर्ष अभी दशकों तक चलेगा और बहुत लंबे लड़ाई के बाद हम लोग झारखंडियों को हक अधिकार दिला पाएंगे। जैसे सूत्रों के हवाले से खबर है जिस पे आप ही कंफर्मेशन लगा सकते हैं कि शायद लोकसभा चुनाव में आप जेबी केसेस के प्रत्याशी बनकर यहाँ से उभरे, तो वो तो बात के बात है, देखा जाएगा। किन मुद्दों को आप हज़ारीबाग में देखते हैं कि इन मुद्दों के साथ हज़ारीबाग में चुनाव लड़ा जा सकता है, ये कमियां हैं हज़ारीबाग? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब आप देखेंगे कि पकरी बरवाडी का कोल प्रोजेक्ट आया एनटीपीसी का बड़का गांव में, आप वहां पर देखिए अडानी का आंदोलन लगातार चल रहा है अडानी के खिलाफ गोंदलपुरा में। आप अगर मांडू विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखिए आलोक स्टील के खिलाफ बूढ़ा खाप में आंदोलन चल रहा है। आप हजारीबाग के सदर विधानसभा क्षेत्र में आएंगे तो आपने यहाँ पर भी गौर किया होगा कि ज़मीनों की भारी लूट हुई है और कई तरीके से अनियमितता करके ज़मीनों की एक तरीके से लूट की गई है। आप सामने बरही में जाएंगे तो वहाँ पर जियाडा की ज़मीन पर उद्योग स्थापित हुए हैं, वहाँ पर भी लोगों को हक अधिकार नहीं मिला है। अगर आप इस हजारीबाग लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में गौर करेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी समस्या दिखाई पड़ती है जो एक लंबे अरसे से अटकी पड़ी है। ऐसे में हम लोग ये महसूस करते हैं कि चाहे वो हजारीबाग सदर की बात हो या बरही की बात हो या मांडू की बात हो या रामगढ़ की बात हो। आप रामगढ़ में गौर करिए कि गोला गोली कांड हुआ था, गोला में उतना बड़ा मुद्दा है। तो अगर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आप गौर करेंगे तो भूमि अधिग्रहण का एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें लोगों को सही से मुआवजा नहीं मिला है। जैसे अभी आप गौर करेंगे कि जो 8 लाइन की परियोजना भारत माला परियोजना है जो चरही के इलाके से भी होकर के गुजर रही है, उस इलाके में भी लोगों को मुआवजा सही से नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जो ये डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन का जो मसला है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, जो ज़मीनों के लूट का मसला है, जो यहाँ के लोगों को रोज़गार देने का मसला है, जो सरकार ने कहा था कि 75% नौकरी निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को देंगे, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस इलाके में जितनी भी कंपनियाँ स्थापित हैं, चाहे वो बड़का गांव में हो, चाहे वो मांडू में हो, चाहे वो रामगढ़ में हो, चाहे वो बरही में हो, चाहे वो हजारीबाग सदर के इलाके में हो, क्या यहाँ पर स्थानीय लोग उनको काम मिला है 75%? आंकड़े पर गौर करेंगे तो इसमें सच्चाई नहीं है। ऐसे में अगर इन मुद्दों पर जनता के बीच जाकर के अपनी विचार को वहाँ पर प्रकट किया जाए, जनता के बीच अपने विचारों को रखा जाए, तो मुझे ये लगता है कि इस इलाके में एक जनजागृति आएगी और जनता इस मुद्दों पर जागृत होकर के एक कहीं ना कहीं अपना एक नया प्रतिनिधि चुनने का काम करेगी। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम ने यहाँ रोज़गार मेले का भी आयोजन किया था। कैसे देखते हो? रोज़गार मेले में 10,000 नियुक्तियाँ बांटी गई हैं। कहीं ना कहीं जो जिस मुद्दे पे स्टूडेंट नाराज़ था उसे खुश करने की कोशिश है। देखिए, एक बात तो आपको साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि जो रोज़गार मेला में इस तरह की नियुक्तियाँ बांटी गई वो निजी कंपनियों के लिए थी। और अगर सरकार कुछ ऐसा प्रयास कर रही है तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। हर बात पर आलोचना कर रहे हैं, हर बात पर नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का साइन नहीं है। लेकिन मैं दूसरी ओर ये कहना चाहूँगा कि इन नौकरियों के इतर सरकार को जो नीतिगत स्तर पर नौकरी देना था, जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन आपने निकाला और फिर उसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। आपने
अभी तक जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था उसके एग्जामिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसके लिए नियोजन नीति और स्थानीय नीति नहीं है। तीसरा कि जेपीएससी का 11वीं और 12वीं का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। झारखंड के जुडिशरी का जो विज्ञापन आया है उसमें भी ओबीसी को उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई। तो ये जो नीतिगत खामियां हैं झारखंड के भीतर, जिससे उम्र सीमा भी नौजवानों का क्रॉस हो रहा है, हम ये कहना चाहेंगे कि इससे इतर सरकार को सबसे पहले स्थानीय नीति, नियोजन नीति एकदम सशक्त तौर पर बना करके झारखंड की जितनी भी नियुक्तियाँ हैं, 2,88,000 पद जो हैं झारखंड में खाली है अभी, और लगभग आप समझ लीजिए कि 4,82,000 के आसपास, 4,64,000 के आसपास पद है झारखंड में, और इसमें 2,88,000 लगभग पद खाली हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 2,88,000 पद खाली हैं, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी और झारखंडियों को कैसे प्राथमिकता मिलेगी, इसका रोड मैप नहीं होगा तो फिर नौकरियों में वैसे लोग अतिक्रमण कर लेंगे जो झारखंडी माटी के नहीं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि पहले ये नीति बनाइए और तब नियुक्ति करिए। कहीं ना कहीं जो हज़ारीबाग में आपका मुकाबला है बीजेपी से है, हज़ारीबाग को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, कैसे इनसे लड़ेंगे? बहुत दिनों से इनका कब्जा रहा है यहाँ पे, आर्थिक रूप से कह ले या फिर इनका वोट बैंक कह ले, दोनों मजबूत है यहाँ पे, कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये हज़ारीबाग के साथ दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ की जनता को एक धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन मुद्दों पर जिनका सरोकार यहाँ की माटी से नहीं रहा, यहाँ की जनता को छल करके, उनको ठग करके, उनको एक सपने दिखा करके उनसे वोट लिए गए और लगातार उनके सपनों को कुचला गया। लेकिन इस बार आपने गौर किया होगा कि झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों में, 81 विधानसभा क्षेत्रों में, और जब 14 लोकसभा और 81 विधानसभा में हमारे अपने झारखंड के माटी के होंगे तो 6 राज्यसभा के हमारे सांसद भी झारखंडी माटी के होंगे। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मुकाबले की जहाँ तक बात है, आने वाले वक्त में ये सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं बाइस्कोप के माध्यम से ये आप साफ तौर पर कहना चाहता हूँ तमाम आपके दर्शकों को, तमाम झारखंडी जनमानस को, कि सिर्फ झारखंड के हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र की ही बात नहीं है। उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में जहाँ पर झारखंडी माटी के लोग चुन करके नहीं आए हैं, या फिर जो लोग चुन करके आए और झारखंडी माटी का ख्याल नहीं रखे, मानसून सत्र चल रहा था, वहाँ पर स्थानीय नीति और झारखंड में 1932 के आधार पर या खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का जो मसला था, ये 9वीं अनुसूची में इस विधेयक को शामिल करने का जो मसला था, उसको देश के सबसे बड़े पंचायत में नहीं रखे। कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए थी। देश के सबसे बड़े पंचायत में, लोकसभा के अंदर क्या होता नहीं होता अलग मसला था, इच्छा शक्ति तो दिखता। तो इसलिए ये कहना चाहेंगे कि मुकाबले की कोई बात नहीं, इस बार एकदम बिल्कुल एक तरफा मैच होने वाला है और झारखंडी लोग पूरी तरीके से जाग चुके हैं। और वैसे किसी भी लोगों को झारखंड के लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो इस माटी से सरोकार नहीं रखते हैं, जो इस माटी से मोहब्बत नहीं करते हैं, जो झारखंडी माटी से प्यार नहीं करते हैं, जिनको झारखंड की नीतियों को लेकर के कोई मतलब नहीं है, जो लोग झारखंड के नौजवानों को लेकर के चिंतित नहीं है, ऐसे लोगों को जनता सिरे से खारिज करेगी और दरकिनार कर देगी। और इस बार जो मैच होगा बिल्कुल एक तरफा होगा और ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। एक अंतिम सवाल, क्या संजय मेहता हज़ारीबाग से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे और यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश होगा? मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा निर्णय जब भी आप किसी संगठन में होते हैं तो वो केंद्रीय समिति करती है, सेंट्रल कमेटी करती है, पार्टी की कोर कमेटियाँ होती है, संगठन की कोर कमेटियाँ होती है। वो सारा निर्णय जब होगा तो आधिकारिक तौर पर आप सबों को सूचना दी जाएगी। फ़िलहाल मैं झारखंडी विचारधारा को, झारखंडी आवाज़ को और झारखंडी जनमानस में एक जनजागृति पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं और लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर जनता को एक राजनीतिक चेतना जगाने का काम करने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जब आने वाले वक्त में कुछ निर्णय होगा, उस निर्णय के साथ हम लोग चलेंगे। और वो हमारे हो सकता है कि कोई और साथी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है संगठन से, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही रह सकता हूं। लेकिन संदेश यही है हज़ारीबाग की जनता को, और बाइस्कोप के माध्यम से हज़ारीबाग के तमाम जनमानस को ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में झारखंड के निर्माण के 23 साल के बाद भी झारखंड में अगर हम लोगों ने अपने माटी के लोगों को नहीं चुना है तो इस बार ये फैसला लेना होगा कि झारखंडी माटी के लोगों को हम लोग चुनें और झारखंडी हक अधिकार की जो बात करता हो उसको चुना जाए। ये हम संदेश देना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे संजय मेहता जी को, जिन्होंने साफ तौर पर जेबीकेएसएस के जो आइडियोलॉजी है उसे झारखंड में लागू करने की बात कही है और साथ ही साथ जिन मुद्दों के साथ जेबीकेएसएस आने वाले राजनीतिक चुनाव में दिखेगा उसकी बात कही है। अब देखना ये होगा कि जेबीकेएसएस इन सभी मुद्दों के साथ जनता को लुभाने में कितना सफल हो पाता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाइस्कोप। झूमेंगे, घूमेंगे, गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम।
झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।